नमस्कार साथियों, चौहान सर लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं राकेश चौहान आज आपके बीच फिर एक नया पार्ट लेकर आया हूँ। यूनिट 3 हमारी जो 12th क्लास है वो कंटिन्यू चल रही है क्योंकि उनके बोर्ड एग्ज़ाम उसी टाइम पे होंगे और 10th क्लास की भी लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है। मैं बात करूँ यूनिट 3 का, हमारे आज पार्ट है 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 7। और इससे पहले हमने पार्ट 6 में पढ़ा था मोलर चालकता, अनंत मोलर चालकता। फिर हमने लैम्डा एम अनंत एक प्रबल वैद्युत अपघटन के लिए भी ज्ञात किया था। उसके लिए तो हमें बहिर्लेखन प्राप्त हो गया था, लेकिन फिर हमने दुर्बल वैद्युत अपघटन के लिए ज्ञात किया। तब हमने देखा कि उसके लिए बहिर्लेखन प्राप्त नहीं हुआ। तब आवश्यकता हुई एक नियम की, वो हमने पढ़ा था कोलराउस का नियम। और उस नियम के आधार पे हमने दुर्बल वैद्युत अपघटन के लिए लैम्डा एम अनंत की वैल्यू निकाली थी। और वहां पे एक थोड़ा सा रह गया था उसका कथन, जो कोलराउस के नियम का कथन है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो इतना ही लिखना है। अगर क्वेश्चन बड़ा है, कोलराउस के नियम को समझाइए, तो एक उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाया था। एक दुर्बल वैद्युत अपघटन के माध्यम से दुर्बल वैद्युत अपघटन का मान ज्ञात किया था। 3 प्रबल थे हमारे पास, 2 भी आ सकते हैं जिससे आप एक प्रबल निकाल सकते हो। आगे आने वाली क्लासों में हम कोलराउस के नियम के ऊपर आंकिक प्रश्नों को भी करेंगे और इस चैप्टर से संबंधित जो भी आंकिक प्रश्न बनते हैं उन सब के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूं वैद्युत अपघटन शेल की। उससे पहले एक कथन बताना चाहूंगा, कोलराउस का नियम क्या कहता है। कोलराउस का नियम कि इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन की अनंत मोलर चालकता, तो विद्युत अपघटन की अनंत मोलर चालकता यानी लैम्डा एम अनंत, ये है जो उसके धनायन तथा ऋणायन के योग के तुल्य होती है। जो उसमें भाग लेने वाले धनायन और ऋणायन की अलग अलग मात्राओं का अगर योग कर दूं तो टोटल लैम्डा एम अनंत की वैल्यू क्या हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। जो हमने कल पढ़ा उसका एक आपको क्या याद रखना है, कथन याद रखना है कोलराउस के नियम का। और मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं वैद्युत अपघटनी शेल से। तो एक कथन रह गया था, इसीलिए बताना जरूरी था। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर बोलोगे सर ने कथन भी नहीं बताया। तो मैं बात कर रहा हूं वैद्युत अपघटनीय शेल। जिस प्रकार हमने पढ़ा था वैद्युत रासायनिक शेल, उसी का उल्टा है वैद्युत अपघटनीय शेल। जब चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा था डैनियल शेल के बारे में, उसी का उल्टा होता है वैद्युत अपघटनीय शेल। तो मैं बात करूं इस शेल की परिभाषा, किसी वैद्युत अपघटनीय शेल वह युक्ति है जिसमें अपघटन का अर्थ होता है टूटना। अपघटन के द्वारा विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनीय शेल। तो रासायनिक शेल आता तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और बात करूं विद्युत अपघटनीय शेल की तो इसमें विद्युत ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। जैसे इनके 2 एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूं, एक उदाहरण ले रहा हूं, जैसे NaCl, और वो कौन सी अवस्था में है, गलित में वैद्युत अपघटनी, वैद्युत अपघटनी। अब बच्चों को यह भी पता नहीं होता है कि सर ये गलित और जलीय विलयन ये क्या होता है। अगर मैं बात करूं गलित की, तो आपके पास आपने साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड देखा होगा। अगर उसको पिघाल दिया जाए यानी किसी भी विधि द्वारा या गर्म करके उसको पिघाल दिया जाए तो वो किस अवस्था में प्राप्त होगा, गलित अवस्था में। और एक हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में वैद्युत अपघटन। तो पहला उदाहरण हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे एक सोडियम क्लोराइड है, गलित अवस्था में है, तो उसके वैद्युत अपघटनीय शेल का निर्माण कैसे करोगे। तो बहुत ही आसान है, कंटिन्यू बने रहिएगा। तो जैसे मैंने ये ले लिया, ये कोई पात्र, इस पात्र में जो वैद्युत अपघटन के रूप में हमने लिया है वो शर्त A के अनुसार यहां पे जो लिया गया है वो सोडियम क्लोराइड है। क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। और कौन सी अवस्था में है, गलित अवस्था में। कौन सी अवस्था में, गलित अवस्था में। अगर मैं बात करूं गलित अवस्था की, तो गलित अवस्था में ये टूट जाता है, एक तो सोडियम के Na+ में, और दूसरा ध्यान देना बच्चों Cl- आयन में क्या होता है, टूट जाता है।
अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड खड़े कर दिए जाए, यानी एक इलेक्ट्रोड यहां पे, अगर आप इस यूनिट की शुरुआत से मेरे साथ बने हुए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड क्या होता है, वैद्युत अपघट्य के बारे में सब पढ़ चुके हैं। अब मैं बात करूं दूसरा इलेक्ट्रोड, ये रहा। इस इलेक्ट्रोड को एक बैटरी के माध्यम से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, यानी इसमें क्या प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा। क्या प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा। अगर मैं बात करूं, जो विद्युत अपघटन शेल है रासायनिक शेल के उल्टे होते हैं, यानी अब यहां पे, यहां जो प्लस पे होगा वहां पे जो क्या क्या ट्रिक थी, ध्यान देना, लोन वाली ट्रिक, LOAN, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीकरण, और ए मतलब एनोड और ने मतलब नेगेटिव। हमने एनोड कहां पे था, ऋणात्मक सिरा था, ये था डैनियल सेल में। कहां था, डैनियल सेल में। अगर मैं बात करूं वैद्युत अपघटनी शेल तो उसका उल्टा, यहां जो एनोड होगा वो प्लस होगा, लेकिन वहां पे जो एनोड है वो क्या था, माइनस था। तो यहां हो जाएगा एनोड, क्या हो जाएगा, एनोड। जब एनोड उधर हो गया तो कैथोड किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा बच्चों, कैथोड। जब स्विच ऑन किया जाता है तो विद्युत धारा का क्या होने लगता है, प्रवाह होने लगता है, जिसमें जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये आगे हम नियम पढ़ेंगे फैराडे के नियम के अनुसार। लेकिन मैं यहां बता देता हूं, जब कोई भी ये यौगिक कब टूटेगा, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। जितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाह होगी उतना ही ज्यादा विद्युत अपघट्य होगा। तो इस प्रकार अब बच्चों ध्यान देना, यह जो Cl है वो किसकी ओर जाएगा, साइंस के नियम के अनुसार। साइंस कहती है कि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होगा और समान आवेश के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा बच्चों, प्रतिकर्षण। तो रहे थे यहां जो Cl है और यहां जो Na है, ये विद्युत धारा के प्रवाह के कारण अपने आयनों में टूट जाता है। और अपने आयनों में टूटना क्या कहलाता है, कल पढ़ा था, वापस जाके वीडियो में देखना, मूल तत्वों में टूटना। तो मैं अगर बात करूं बच्चों साइंस के नियम के अनुसार, साइंस कहती है जब विपरीत आवेश होगा तो उनके बीच आकर्षण होगा और समान आवेश के बीच हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो यहां पे जो ये Cl के ऊपर क्या है, माइनस है, और Na के ऊपर क्या है, प्लस है। तो ये जो Cl है किसकी ओर जाएंगे, हमेशा एनोड की ओर, क्योंकि एनोड पे कौन सा चार्ज है, प्लस है, और कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो यहां ये जो Cl है, विद्युत धारा प्रवाह करने के बाद जो Cl आकर्षित होंगे एनोड की ओर, और जो Na है वो आकर्षित होंगे कैथोड की ओर। तो यहां पे 2 रिएक्शन बनेगी। तो रिएक्शन कैसे समझनी है, उससे पहले आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जो ये सोडियम क्लोराइड है अम्ल क्षार वाले चैप्टर में, कैसे टूटता है, Na+ और Cl- में ये टूटता है। अगर मैं बात करूं ये Na+ क्यों आया, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बजाय। तो ये जो Na है जो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है, Na+ और E-। इसी प्रकार Cl के ऊपर माइनस क्यों आता है, 10वीं क्लास में आप पढ़ के आए हो धात्विक गुण और अधात्विक गुणों के बारे में। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो अधात्विक गुण दर्शाता है, जो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है वो हमेशा धात्विक गुण दर्शाता है। तो मैं बात करूं Cl की, तो Cl है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बच्चों, Cl है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करता है, इसीलिए क्लोरीन धातु कहलाती है, और क्लोरीन अधातु और सोडियम धातु। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है हमेशा मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो हमेशा होता है नॉन मेटल। तो जहां पे ये अभिक्रिया होगी इसकी उल्टी अभिक्रिया होगी यहां पे। अब मैं बात करूं, ध्यान देना, यहां पे मैं बात कर रहा हूं एनोड और कैथोड की, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट वही है, जो मैं बात करूं अभिक्रिया होगी एनोड पर, एनोड पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, एनोड पे अभिक्रिया कैसे लिखेंगे। तो इस चित्र अनुसार Cl कहां जा रहे हैं बच्चों, एनोड पे। तो यहां देखना ये Cl टूटता कैसे है, Cl+ E Cl बनता है, इसी का उल्टा वहां पे लिखना है। तो Cl- है, Cl- है, क्या बनेगा, Cl+ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगी अभिक्रिया किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। बच्चों ध्यान देना, अगर मैं इस अभिक्रिया को यहां 2 से गुणा करूं Cl- तो Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी और +2 इलेक्ट्रॉन।
तो एग्जाम में पूछा जाता है एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है या कौन सा उत्पाद, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो उत्पाद है यहां से हमें पता चलेगा ये जो उत्पाद है कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस। आया समझ में? अब मैं इसी तरह बात करूं अगर कैथोड के ऊपर, रिएक्शन पे मैं बात करूं कैथोड के ऊपर, तो ये टूटता है, उसके विपरीत रिएक्शन को लेना है। सोडियम Na+ में टूटा E-, तो इसकी उल्टी अभिक्रिया, यहां पे कैथोड पे कौन जाएगा, Na जाएगा, तो Na+E, तो यहां पे क्या हो जाएगा, Na। अगर यहां से अगर आपको पूछ लिया जाए तो कैथोड पे कौन मुक्त होता है, तो सोडियम जो सॉलिड अवस्था में प्राप्त होता है, और एनोड पे कौन सी गैस मुक्त होती है, क्लोरीन गैस। तो हमने विद्युत अपघटनशील में एक जानकारी पढ़ ली है, सोडियम क्लोराइड यानी गलित अवस्था में विद्युत अपघटन। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड जलीय अवस्था में यानी उनका जलीय सॉल्यूशन। तो इसमें लैंग्वेज क्या लिखनी है वो आपको नोट्स में मिलेगी, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूं। जैसे सोडियम गलित में विद्युत अपघटनी, क्या लिखना है, सर्वप्रथम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड और उनको बैटरी से जोड़ा और उसमें एक कुंजी लगाई। जैसे ही धारा प्रवाहित की, ध्यान देना, जैसे ही ये स्विच ऑन किया तो हम जानते हैं धारा प्रवाह के कारण जो यहां पे ये गलित अवस्था में लिया गया वो आयनों में टूट जाएगा, Na+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा। और थोड़ी देर बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो एनोड की ओर जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की ओर गमन करेंगे। इस प्रकार एनोड पे ये वाली रिएक्शन होगी और कैथोड पे ये वाली रिएक्शन होगी। अतः हम कह सकते हैं कि एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पाद के रूप में बनेगी और कैथोड पे सोडियम उत्पाद के रूप में बनेगा। कब बनेगा, जब सोडियम क्लोराइड गलित अवस्था में लिया जाए। अब दूसरा प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं, जब सोडियम क्लोराइड जलीय अवस्था में लिया जाए। क्लोराइड का जलीय विलयन और उसका क्या होना चाहिए, विद्युत अपघटन। पहले तो पढ़ा था गलित अवस्था में और अब हम पढ़ेंगे एक्वा सॉल्यूशन। और जलीय विलयन क्या होता है, कुछ नहीं कि आपने वाटर यानी जल लिया, उसमें नमक को घोल दिया तो वो पूरी तरह से घुल जाएगा और उसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या क्या होगा इस सिद्धांत के अनुसार। तो कुछ नहीं है, जो अगर आपको ए पॉइंट समझ में आया तो बी बहुत ही आसान होगा। इसमें थोड़ा टेक्निकल है, तो मैं बात करूं यहां पे ये कोई पात्र ले लिया और इसमें आपने विद्युत अपघटे के रूप में क्या लिया है। अब की बार सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, कौन सा विलयन लिया है, जलीय विलयन। सोडियम क्लोराइड का कौन सा विलयन लिया है, जलीय विलयन। जलीय विलयन का अर्थ यह है कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, क्योंकि जलीय विलयन में जल का फॉर्मूला होता है बच्चों H2O और आपने इसके अंदर मिक्स किया है NaCl। तो केमिस्ट्री कहती है जब दो का संयोग होगा यानी परस्पर रासायनिक क्रिया होगी अंदर और आयनों में टूटेंगे और पुराने बंध टूटेंगे और नए बंधों का निर्माण होगा। तो मैं बात करूं पुराने बंध टूटेंगे यानी Na अपने मूल आयनों में टूटेगा और Cl अपने मूल आयनों में टूटेगा। और जल किस प्रकार टूटता है आप सभी 10वीं क्लास पढ़ के आए हो, H+ और OH- आयन में। अगर मैं बात करूं इसमें दो इलेक्ट्रोड डाल दिए जाए, वही के वही प्रक्रिया है, जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं वही लिखनी है। अगर इसमें दो इलेक्ट्रोड जोड़ दिया जाए और विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए यहां से और यहां कुंजी लगा दी जाए, तो विद्युत धारा प्रवाह के कारण आप सबको पता है जब विद्युत धारा प्रवाह होगी यहां होगा एनोड और यहां होगा कैथोड। अब आपको पता है कि यह सोडियम क्लोराइड और जल का सॉल्यूशन है और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं, विद्युत धारा प्रवाह हो रही है। तो अब ऋणायन अपने विपरीत धनायन की ओर जाएगा और धनायन अपने विपरीत ऋणायन की ओर जाएगा। लेकिन यहां बात इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पे जो चार आयन होंगे, चारों में से कौन जाएगा, तो इस बात को कौन तय करेगा। तो आप सब जानते हो जो हल्का आयन होगा,
ध्यान देना, जो हल्का आयन होगा वही जाएगा। तो मैं बात करूं तो हमारे अनुसार देखा जाए तो एनोड के ऊपर होता है प्लस चार्ज और कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो एनोड के पास कौन जाएगा? नेगेटिव वाला। लेकिन यहां देखा जाए बात यहां गड़बड़ हो गई, यहां भी नेगेटिव और यहां भी नेगेटिव। तो आप देखो क्लोरीन हल्का है या OH हल्का है? तो यहां पे क्लोरीन हल्का होगा। क्यों? क्योंकि OH के साथ एक तो ऑक्सीजन का परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु, यानी ये दो को साथ लेके हैं और ये केवल एक अकेला परमाणु। क्या है बच्चों? एक अकेला परमाणु। तो यहां पे ये क्लोरीन जाएगा एनोड पे। इधर मैं बात करूं तो सोडियम और हाइड्रोजन में, आप सभी साइंस के स्टूडेंट हो तो आप आसानी से बता पाओगे, यहां पे इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन हल्का है तो ये जाएगा कैथोड पे। तो इस पूरी प्रक्रिया की दो अभिक्रिया याद रखनी है आपको। एक हमें याद रखनी है एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और दूसरी आपको याद रखनी है कैथोड पे। कौन सी याद रखनी है? कैथोड पे। मैं बात करूं एनोड पे जा कौन रहा है बच्चों? क्लोरीन गैस। कौन सी गैस जा रही है? क्लोरीन गैस। तो मैंने अभी आपको बताया था क्लोरीन गैस कैसे, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है? ऋणायन। तो इसका उल्टा यानी ये ऐसे लिखना है तो Cl जो माइनस है Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, अगर मैं यहां 2 से गुणा करूं तो यहां भी 2 हो जाएंगे और यहां भी 2। तो यहां एनोड पे कौन सी गैस मुक्त होगी? क्लोरीन गैस। कौन सी गैस मुक्त होगी? क्लोरीन गैस। अब मैं बात करूं कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, तो कैथोड पे कौन जा रहा है बच्चों? हाइड्रोजन जा रहा है। कौन जा रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसे टूटता है आप सबको पता है। तो हाइड्रोजन को मैं लिखूंगा 2H प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस और H2। तो यहां पे जो कैथोड पे कौन सी गैस निकलेगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार हमने वैद्युत अपघटनीय शेल में 2 प्रकार पढ़ा था। एक पढ़ा है सोडियम क्लोराइड गलित अवस्था में बच्चों, दूसरा पढ़ा है सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन में हो। तो उनमें महत्वपूर्ण बातें हैं। एनोड पे अभिक्रिया याद रखनी है आपको और कैथोड पे क्या याद रखनी है? अभिक्रिया। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये उठता है, क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है, कमेंट में जरूर पूछना चाहिए था लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं। आपको ये पूछना चाहिए सर ये एनोड पे कितनी मात्रा में क्लोरीन गैस होगी और ये जो कैथोड है उसमें जो हाइड्रोजन गैस है उनकी मात्रा कितनी होगी? इन मात्राओं का निर्धारण कैसे होगा ये डिपेंड करता है बच्चों। ध्यान देना, आप जितनी अधिक धारा यानी जितना अधिक करंट प्रवाह करोगे उतना अधिक आयनों में टूटेगा और जितना अधिक आयनों में टूटेगा उतना ही एनोड और उतना ही क्या प्राप्त होगा? कैथोड पे। लेकिन इनकी मात्रा को निर्धारण कैसे करेंगे? उन्हीं के लिए हमें पढ़ना होगा फैराडे का नियम। तो फैराडे का नियम क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो ये एनोड और कैथोड है इन पर उत्पाद की मात्रा कितनी प्राप्त होती है उनको हम ज्ञात कर सकते हैं फैराडे के नियम से। इसीलिए फैराडे का नियम पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको फैराडे के 2 नियम हैं जिसमें से एक नियम इस क्लास में कराऊंगा, दूसरा नियम आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। फैराडे के नियम मैं पहले बता देता हूं इन नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमने रिसेंट पढ़ा अभी कि जो NaCl का गलित और NaCl का जलीय वैद्युत अपघटन था, जो एनोड और कैथोड इन दोनों पे जो मुक्त होने वाले पदार्थ उत्पाद के रूप में जो मुक्त होते थे वो कितनी मात्रा में मुक्त होते हैं उनको पता करने के लिए हमारे भाई साहब फैराडे ने 2 नियम दिए। उसके आधार पे हम पता कर सकते हैं कि जो एनोड और कैथोड पे हैं जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा कितनी होती है और उनको बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो मैं अगर एक बात करूं आप समझ पाओ तो ये ध्यान देना थोड़ा। यहाँ पे जैसे ये कोई NaCl है, यहाँ एनोड है और यहाँ कैथोड है, तो जहां पे ये Cl इधर जाएगा और Na इधर जाएगा, ये अधिक मात्रा में कब जाएगा? जब यहाँ जो प्रभावित होने वाली है धारा उसकी मात्रा अगर आप बढ़ा दो। जितनी अधिक धारा होगी उतना ही अधिक वैद्युत अपघटन क्या होगा? प्राप्त होगा। और अब हम पढ़ेंगे आगे अगले वाले चैप्टर में, अगली वाली क्लास में हम ये पढ़ेंगे जो वैद्युत अपघटन है उनको प्रभावित करने वाले कारक यानी विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो फैराडे ने वैद्युत अपघटन के लिए 2 नियम दिए थे जिसमें से आज की क्लास में हम केवल प्रथम नियम का अध्ययन करेंगे। तो प्रथम नियम क्या था? ध्यान देना,
वैद्युत अपघटे के प्रथम नियम के अनुसार वैद्युत अपघटे यानी जब भी कोई यौगिक आयनों में टूटता है तो उसके दौरान, वैद्युत अपघटे के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त, हमें पता है 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा मैंने माना है W, तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा W और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा आवेश, धारा की मात्रा आवेश के समानुपाती होती है। यानी ध्यान देना, जो इलेक्ट्रोड है, ये 2 इलेक्ट्रोड है, मैं मान लेता हूं वैद्युत अपघटे के अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, इनके ऊपर जो मुक्त होने वाले पदार्थ है वो किसके ऊपर निर्भर करेंगे, इनमें जितनी धारा प्रवाहित हो रही है, जितनी अधिक धारा प्रवाहित होगी उतना ही इनके ऊपर उत्पाद प्राप्त होगा। तो प्रथम नियम यह कहता है कि वैद्युत अपघटे के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा W है, जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। जितनी अधिक धारा होगी उतना ही अधिक पदार्थ प्राप्त होगा। तो समानुपाती का अर्थ यही होता है समान अनुपात में बढ़ना और समान अनुपात में घटना। तो इस नियम के अनुसार पदार्थ की मात्रा मैंने माना है W, जो समानुपाती होता है आवेश की मात्रा यानी Q के समानुपाती। अगर इस Q की वैल्यू बढ़ाई जाए तो आवेश, जो पदार्थ संचित होते हैं वो भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब मैं, आप सब जानते हो ये समानुपाती, इसका चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई स्थिरांक आता है, तो यहाँ आ जाएगा ZQ, इसको मैं समीकरण क्या नाम दे रहा हूँ, 2 नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ ये Z क्या कहलाता है, ये ध्यान देना, ये Z कहलाता है विद्युत, इसकी डेफिनेशन 1 नंबर की बोर्ड में पूछी जा सकती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक लिख सकते हो, ये रासायनिक तुल्यांक। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब आप सब 10th क्लास वाला फॉर्मूला हम यहां यूज लेंगे, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या प्राप्त हुई बच्चों, ध्यान देना, हमारे पास ये प्राप्त हुई W बराबर ZQ, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट 10वीं क्लास में 10वां पार्ट, हम जानते हैं I बराबर Q बट्टा T। यहां से बच्चों आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो पक्षांतरण करके, तो Q बराबर I इंटू T, इसको मैं समीकरण क्या नाम दे रहा हूं, 3। क्या हम यहां से Q की वैल्यू यहां पुटअप कर सकते हैं? समीकरण 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से आप क्या प्राप्त कर लोगे, W बराबर Z का Z पड़ा है IT, यहां पे रख दो IT, तो हमारे पास नया फॉर्मूला आ जाएगा W बराबर IT और आगे आ जाएगा Z। अब यहां से एक संबंध निकालना है। आप अगर रेगुलर स्टूडेंट हो मेरे, तो इसी चैप्टर में मैंने बताया था, अगर मैं I की वैल्यू, अगर I है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यानी धारा और T यहाँ पे है समय, T यहाँ पे क्या है, समय, अगर मैं 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक, अगर उस वैद्युत अपघटे में 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करूं, तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं वहां संचित होने वाली मात्रा ही क्या कहलाएगी, संचित होने वाली मात्रा। जब यहाँ 1 और यहाँ 1, तो हमारे पास नया फॉर्मूला क्या आएगा, W बराबर Z, W बराबर क्या आएगा, Z। तो ये इसको कैसे परिभाषित करोगे, एक बार फिर बता रहा हूं लैंग्वेज। जब उसमें 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, तो ये W क्या है, यहाँ पे मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को मैंने क्या कहा, W। तो जब किसी वैद्युत अपघटे में, ध्यान देना, जब किसी वैद्युत अपघटे में 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है वही कहलाएगा Z, और Z किसे कहते हैं, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा क्या हुई, जब भी किसी वैद्युत अपघटे में 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करेंगे, तो जो आवेश संचित पदार्थ की मात्रा है वही तुल्य होगी वैद्युत रासायन के। तो यहां से जो
पहला कथन निकल के आता है W बराबर Z या W प्रोपोर्शनल टू Q, यही है फैराडे का प्रथम नियम। तो आगे आने वाली क्लासों में हम फैराडे के द्वितीय नियम का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहली बार विजिट करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस लॉकडाउन में बहुत ही शानदार 12th क्लास की केमिस्ट्री का और 10th क्लास के भी स्टूडेंट हैं, तो उन्हें भी शेयर कीजिए। इसी तरह आपका सपोर्ट बना रहा है, तभी मैं आपके सामने कंटिन्यू क्लास लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद।